Hello friends, welcome to this video. As I have discussed around 80 questions in my previous video, I will discuss 20 more questions in this video. इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस बिल्कुल शॉर्ट मैनर में डिस्कस करूंगा विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन था नेजल सेप्टम फ्रैक्चर से, और इसमें एक वर्टिकल फ्रैक्चर बच्चे बता रहे हैं कि था। अगर वो वर्टिकल फ्रैक्चर है तो सिवाले फ्रैक्चर उसका आंसर होगा। ये एक ईजी क्वेश्चन है क्योंकि ये BTR और RR दोनों में अवेलेबल है। फिर कारहार्ट नोच पे एक क्वेश्चन था और सिंपल वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, ऑटोस्क्लेरोसिस इसका आंसर है। ये भी एक ईजी क्वेश्चन ही माना जाएगा क्योंकि BTR RR दोनों जगह अवेलेबल था। फिर एक थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आप डाल सकते हो, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पाँव चलने पे कौन सा इन्फेक्शन, और हमारे पास ऑप्शंस थे फंगल इन्फेक्शंस के, जिसमें माइसिटोमा मधुरेला माइसिटोमा इन्फेक्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चन तो ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में ही गिने जाने चाहिए। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हिस्टोपैथ की इमेज दे रखी थी। अब हम जानते हैं कि हिस्टोपैथ का सेक्शन बढ़ते जा रहा है और मैंने इसके लिए आपको बेस्ट सोर्स सजेस्ट कर रखा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सजेस्ट कर रखा है आपको कि क्या क्या करना चाहिए किस सोर्स के लिए। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका था कि BTR करके जाना हिस्टोपैथ का जो इंटीग्रेटेड सेक्शन है, तो वहीं से 3-4 हिस्टोपैथ के इमोजेस भी उठे हैं। और इस बार भी देख सकते हो कि एक वेरिको बॉडी का एग्जाम्पल था जो शो कर रहा था, और हमें पता है वो कब दिखती है, तो श्वानोमा में दिखती है। तो एक ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको सही करना चाहिए था। फिर एक RBC स्टोरेज पे हमें पता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं उतनी जल्दी जल्दी में पढ़ा है तो मे बी आप इसको गलत कर सकते हो। तो RBC स्टोरेज पे क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है और ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ती है, तो शिफ्ट टू लेफ्ट कर्व होता है। मैंने इसीलिए इसके जो फैक्टर्स है वो भी इसके साथ अटैच कर दिया है ताकि फर्दर एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था APS सिंड्रोम के ऊपर, शायद जो बच्चे हम रिकॉल दे पा रहे हैं, उसमें APS सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएटेड था, तो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के साथ। अब APS क्या है, APS एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, और डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 ऑटो इम्यून एसोसिएशन के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम विटिलिगो और बाकी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसके साथ भी इसे जोड़ सकते हैं। तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। फिर फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हम काफ़ी टाइम पढ़ते हैं। हम अपने जब इनिशियल नोट से स्टार्ट करते हैं ऑप्स गायनी के या फिर एनाटमी के, तो हम इसको पढ़ते हैं। एम्ब्रियो के सेक्शन में पढ़ते हैं और इनिशियल ऑप्स के सेक्शन में भी पढ़ते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल किस स्टेज में अरेस्ट होता है। तो प्रोफेज डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट होता है, और ये सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसको आपको सही करना चाहिए था। फिर टीरियन के बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की कौन सी ब्रांच होती है, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो, और इसको आपको पढ़ना भी चाहिए था क्योंकि ये BTR RR दोनों में सिंपली अवेलेबल है। कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स मेन नोट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अगेन एक हिस्टोपैथ का इमेज, और अगेन ये उसमें BTR के इंटीग्रेटेड नोट्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हिस्टोपैथ की इमेज दिखा रखी थी वो सेक्रेटरी फेस की दिखा रखी थी, और सेक्रेटरी फेस में प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट होता है, और वो कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था लेकिन उतना भी कठिन नहीं था, तो ये मॉडरेट डाल सकते हैं। लेकिन ऊपर का पहला क्वेश्चन तो इजी में ही जाना चाहिए, और 8वां क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट में। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार आना ही उतना डिफिकल्ट नहीं आया है अकॉर्डिंग टू मी। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया है रेस्टिट्यूशन के ऊपर, और रेस्टिट्यूशन बेसिकली एक कार्डिनल मूवमेंट है। मैंने सारे कार्डिनल मूवमेंट्स अरेंज भी कर दिए, इसका निमोनिक भी आप देख सकते हैं, और इस निमोनिक से आपको कार्डिनल मूवमेंट्स से जो भी है वो सारी आपको सीक्वेंस में याद कर लेनी, क्योंकि आगे नीट PG25 और MAIA में भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो रेस्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जो हेड रोटेट होता है ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक, उसको कहते हैं। तो ये एक तरीके से अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, मे बी ये मिस है हो गया हो आपके RR के नोट्स में, मतलब आपके BTR के नोट्स में, लेकिन ये RR ऑप्स का यानी कि RR में अवेलेबल था। मैंने यही सजेस्ट करा था कि आपको ये पढ़ के जाना चाहिए, तो वहाँ से आप इसको डेफिनेटली कर लेते हैं। फिर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, अगेन हम जानते हैं कि जब बच्चे को रिससिटेशन की ज़रूरत नहीं होती तो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की कंडीशन बनती है, तो हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे रिससिटेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो इसका आंसर तो ये था। फिर एंगल बिटवीन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार बार आप पूछा गया है और हमें इसका पता होना चाहिए। एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एजिमुथ एंगल के नाम से जाना जाता है, जो लेप्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बीच में होता है। मैंने इसकी फ़ोटो भी अटैच कर दी है। दूसरे कई एंगल्स भी होते हैं जिनको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मोस्टली एजिमुथ एंगल ही पूछा जाता है। फिर फ्रेंड्स एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया क्या है, तो रोटावायरस। एक क्लिनिकल केस दे रखा था 2 साल के बच्चे का, सेक्रेटरी डायरिया विद डिहाइड्रेशन। तो ऑब्वियस आंसर इसका मोस्ट कॉमन कॉज अगर वो पूछता है तो रोटावायरस ही है।
फिर एक ब्रेस्ट मिल्क का कंडीशन दे रखी थी, उस पर कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन इनकरेक्ट आपको सीधे चमक जाना चाहिए था ऐसे, क्योंकि ये उतना बिनाइन कंडीशन ही होती है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, तो इसमें फोटोथेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो फोटोथेरेपी शुड बी गिवन इज द इनकरेक्ट आंसर इन केस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो। लेकिन 13th जो मैंने लिखा है ऊपर, रोटावायरस, दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसको आपको गलत नहीं करना है अगर आपको अपनी रैंक बनानी है तो। फिर एक क्वेश्चन था रीजन फॉर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हम इसे बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टेरियल ऑक्सीजन का जैसे ही टेंशन बढ़ता है उसमें तो वो क्लोज हो जाती है। तो एक क्वेश्चन इसमें मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब मॉडरेट लेवल का, दैट इज़ 14, बाकी 13 और 15 इज़ प्रेटी मच ईजियर टू डू, और आपको ये सही करनी चाहिए थी अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए थी तो। फिर फ्रेंड्स एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना था और आप ये सही कर देते, क्योंकि हम जानते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए हमारे पास हेप बी, हेप सी की वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन हेप बी की तो वैक्सीन है, इसीलिए हम हेप बी से भी होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेप सी से भी होता है, लेकिन हेप बी से जो होने वाला उसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, इसीलिए हम उसको तो बचा सकते हैं। इसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी की वैक्सीन लगाते हैं, तो इन दोनों को तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। फिर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं श्योर आपको कह सकता हूँ, क्योंकि इतना हम ध्यान से पढ़ के नहीं जाते, अगर हम जल्दी में हैं, अगर हमने जल्दी एक एवरेज स्टूडेंट ने पढ़ाई की है जल्दी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने पूरे एमबीबीएस में पढ़ते हुए आया उसने तो डेफिनेटली इसको सही किया होगा, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जिसने जल्दी पढ़ा वो मे भी इसे मिस कर देता। जो इसके सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, आई बैंड, एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, आप देख सकते हो आपने जो करेक्ट किया है उसके हिसाब से। तो इसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि 17th वॉज अ डिफिकल्ट वन फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, बट 16th इज़ प्रेटी मच ईजियर, और यू कैन से दैट इट इज़ अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। फिर फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मैच द फॉलोइंग थे। एक क्वेश्चन था कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेदर इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों में ही हमें नीड होती है एटीपी की। और डिफ्यूजन किसी भी टाइप का है तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो दैट ड्राइविंग फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन, दैट इज़ नॉट ATP, so ATP is only required in the active transport, not in the diffusion phase। तो इसका करेक्ट आंसर तो हमारे पास पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फेज में हमें ATP की आवश्यकता है। फिर हमारे पास रिसेप्टर टाइप्स, और ये एक यूज टू घिसा पिटा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको आपको गलत नहीं करना था, तो ये भी एक इजी टू मॉडरेट लेवल का आप क्वेश्चन कह सकते हो। फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपने इसको रूल आउट करा होगा तो आप इसे सिंपली रूल आउट कर देते, क्योंकि डिकम्प्रेशन सिकनेस में हम जानते हैं जैसे ही N2 बबल्स बाहर जाती है हमारी वेसल्स के अंदर, दे प्रोड्यूस सिम्टम्स, एंड सिम्टम्स आर लाइक वेयर एवर दे गो दे ब्लॉक द वेसल्स, दे ब्लॉक द कैपिलरीज एंड प्रोड्यूस द सिम्टम्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हियरिंग लॉस, विजुअल और कोगुलोपैथी होगी, लेकिन नॉट एसोसिएटेड विद हीमोडाइल्यूशन। तो हीमोडाइल्यूशन दैट इज आस्क्ड विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद डिकम्प्रेशन सिकनेस, देन इट इज़ द आंसर, हीमोडाइल्यूशन इज द आंसर। बेसिकली हीमो कंसंट्रेशन देखा जाता है, और ये तीनों फैक्टर्स तो आप इसको रूल आउट कर सकते थे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, और टोटल मिला के मैं 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे तसल्ली से देख सकते हो, और मैंने इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी डाली, और वीडियो को मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।